हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक वेस्ट पॉलिटी के लेक्चर नंबर 43 का हैंड रिटेन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 42 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो बात करें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, जिसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि कैग की रिपोर्ट से जो है खर्च की अनियमितताएं उजागर होती है, जिस पर आगे कार्यवाही की जा सकती है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो भारत की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की जांच जो है कैग के द्वारा की जाती है। जैसे कि अगर बात करें जनता का धन जो है कहाँ पर खर्च हो रहा है, यह जो है विधायिका के माध्यम से कार्यपालिका करती है और उसके अपव्यय की जांच जो है कैग के द्वारा की जाती है। और कैग अपनी रिपोर्ट जो है अगर सेंटर मामला में होता है तो प्रेसिडेंट के पास, और अगर स्टेट मामला में होता है तो वह जो है गवर्नर के पास भेजता है, और उसके बाद जो है उसे सदन में भेजा जाता है और सदन से उसे जो है पीएससी यानी कि लोक लेखा समिति के पास भेजा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेखा परीक्षण की। तो लेखा परीक्षण का 2 स्टेप होता है, पहला है लेखांकन करना और दूसरा है लेखा परीक्षण करना। लेखांकन करना की बात करें तो सम परीक्षा के लिए खाता बनाना काम होता है, और लेखा परीक्षण की बात करें तो यह जो है केंद्र और राज्य दोनों के लिए किया जाता है। बात करें लेखांकन करना की, तो पहले जो है लेखांकन जो है कैग के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन 1976 से जो है कैग जो है केंद्र सरकार के लिए यह कार्य नहीं करता है, लेकिन राज्य सरकार के लिए यह कार्य जो है कैग के द्वारा किया जाता है। तो बात करें अगर सेंटर की, तो सेंटर में जो है लेखांकन का काम कौन करता है, तो सेंटर में जो है लेखांकन का काम जो है सीजेए के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेखा परीक्षण की। तो लेखा परीक्षण जो है केंद्र और राज्य दोनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संघ के लिए लेखांकन का कार्य कौन करता है। तो संघ के लिए लेखांकन का कार्य जो है सीजीए करता है, यानी कि कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स करता है। यह जो है वित्त मंत्रालय के अधीन होता है और यह एक तरह का संवैधानिक पद नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैग की नियुक्ति के बारे में। तो कैग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसके शपथ की बात करें तो कैग के शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है, और कैग अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को ही देता है। बात करें कैग की पद मुक्ति की, तो इसकी पद मुक्ति का जो प्रक्रिया है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, और इसके कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैग के वेतन और भत्ते की। तो कैग का जो वेतन और भत्ता है वह संसद के द्वारा तय किया जाता है, और यह जो है संचित निधि पर भारित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे आर्टिकल 148 की। तो इसमें जो है कहा गया है कि कैग का एक पद होगा, और आर्टिकल 149 की बात करें तो इसमें जो है कैग की शक्तियाँ एवं कार्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 150 की। तो इसमें जो है लेखा का प्रकार का वर्णन किया गया है, और आर्टिकल 151 में प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैग की शक्तियाँ एवं कार्य की। तो यह जो है आय व्यय का प्रहरी माना जाता है, और लोक वित्त का अभिभावक भी इसे कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो संघ और राज्य के संचित निधि से व्यय की संपरीक्षा करता है कैग, और उसके बाद जो है आकस्मिक निधि या फिर लोक निधि से व्यय का ऑडिट करता है, यानी जांच करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुद्ध आय का प्रमाणन भी कौन करता है, तो कैग के द्वारा किया जाता है, और सभी विभागों को ऑडिट करने का काम यानी जांच करने, यानी सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, सबकी जांच कौन करता है, तो कैग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैग अपना रिपोर्ट जो है कितने वर्षों में देता है। तो कैग अपना रिपोर्ट जो है प्रत्येक वर्ष में देता है। अगर वह संघ मामला का रिपोर्ट होता है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और अगर वह राज्य मामला का जो अगर रिपोर्ट होता है तो वह जो है राज्यपाल को भेजा जाता है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति जो है उसे संसद में भेज देते हैं, और राज्यपाल उसे जो होते हैं विधानमंडल में भेज देते हैं। उसके बाद ये जो है रिपोर्ट जो है लोक लेखा समिति के पास जाता है, और लोक लेखा समिति के पास जाकर के उसकी जांच की जाती है कैग के साथ मिलकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैग को लोक लेखा समिति का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहले कैग कौन थे। तो पहले कैग का नाम जो है वी नरहरि राव है, जिसके कार्यकाल की बात करें तो 1950 से लेकर के 54 तक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड कैग की। तो सेकेंड कैग का नाम जो है अनिल कुमार चंदा है, और वर्तमान की बात करें तो के संजय मूर्ति वर्तमान में कैग है। बात करें 1858 के एक्ट की, तो उस समय जो वायसराय थे कैनिंग, और उसी के समय जो है पहला कैग नियुक्त किया गया था एडमंड ड्रमंड को।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले कथन की बात करें तो वित्त मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो ये कथन गलत है। दूसरा अगर बात करते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में या उसी तरह समान आधार पर पद से हटाया जा सकता है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, तो ये भी कथन गलत है, यानी इसमें ऑप्शन बी केवल जो है सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहले कथन की बात करें तो कैग पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक पद धारण करेगा, या फिर वह 6 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले अगर 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो वह पद रिक्त कर देगा, तो ये कथन सही है। दूसरा अगर बात करते हैं, कैग की शक्तियाँ भारत के संविधान से व्युत्पन्न है, तो ये कथन सही है और इसका वर्णन जो है आर्टिकल 149 में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कैग जो है प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक बहुसदस्यीय निकाय है, तो ये कथन गलत है। चौथा ऑप्शन है, कैग को सिद्ध कदाचार या फिर अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा संवेदन किए जाने पर ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये कथन सही है, यानी इसमें ऑप्शन 1, 2 और 4 जो है सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने की जो शक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 149 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 149 का संबंध जो है कैग के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है। तो इसका जो संबंध है वह आर्टिकल 151 से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का जो परीक्षण किया जाता है वो लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे पहले। तो भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम जो था वी नरहरि राव था, और इनके कार्यकाल की बात करें तो 1950 से लेकर के 54 था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।